हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का 2019 का बच्चों मैथ्स का अनसॉल्ड पेपर सेट 4 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, हम आपको अभी तक 2019 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने उन सेट्स की वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम लोगों ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं, चैप्टर नंबर 8 तक हम करा चुके हैं और चैप्टर नंबर 10 के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। उनका लिंक भी बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम आपको 5 चैप्टरों के फॉर्मूले प्रोवाइड कर चुके हैं, यानी पहली बुक के 5 चैप्टरों के फॉर्मूले आपको दे चुके हैं चैप्टर वाइज। उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके देखिए यार। सारी चीजें हमने आपको प्रोवाइड कर दी, बस पढ़ने की देरी है, तो अच्छे से मैथ करो। देखिए बच्चों, एग्जाम तो आपके खैर हट ही गए हैं, अभी कोरोना प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोगों के पास न्यूज भी पहुंच गई होगी। इसलिए मैंने न्यूज इसलिए नहीं दी क्योंकि आप लोगों को सबको कहीं ना कहीं से खबर मिल गई होगी। मैं सोच रहा था आपको दे दूं न्यूज, बट आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं से खबर ले ली होगी, फिर मैंने कहा मेरा देने का क्या फायदा। इसलिए आप लोगों को पता ही है कि आपके जो है 20 जो है अप्रैल, तो आपका ये चल रहा है ना, 20 मई तक पेपर आपके हट गए हैं, ठीक है। 20 मई, चूंकि 8 मई को पेपर आपके स्टार्ट होने थे और 20 मई को अब हट गए हैं। योगी जी ने आदेश कर दिया है भाई, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि कोरोना की प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आपके जहन में ये थोड़ी सी भी बात है कि पेपर नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से गलत है। बिकॉज देखिए, CBSE ने क्लास 10th को प्रमोट कर दिया है और 12th को डिले कर दिया है। तो देखिए, योगी जी के पास भी अच्छा खासा मौका था, वो कर भी सकते थे कि भाई जिस तरीके से CBSE ने 10th को प्रमोट कर दिया तो वो आपको भी प्रमोट कर देते, क्योंकि सिचुएशन सेम है, प्रॉब्लम तो सबके साथ है भाई। CBSE के बच्चे यूपी या आप जिस राज्य में रहते हैं वहां क्या पढ़ते नहीं है क्या? वहां भी पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम तो सभी के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी के माइंड में आई थिंक ये खटक रहा है कि भाई एग्जाम करा देंगे, इसलिए उन्होंने सिर्फ एग्जाम को हटाया है, आपको प्रमोट नहीं किया है। तो आप लोग अगर तैयारी करना बंद कर रहे हो या आपका मनोबल कम हो गया है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि अगर आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन नहीं पढ़ेंगे यही सोचकर कि यार पेपर नहीं होंगे, तो सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे। अगर 20 तारीख के बाद पेपर हो गए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर 20 तारीख के बाद आपके 20 मई के बाद एग्जाम डेट आ गई तो क्या करेंगे आप? सरकार के खिलाफ जाएंगे क्या? लड़ेंगे क्या? क्यों करा रहे हो पेपर? भैया पेपर आपको देने पड़ेंगे क्योंकि पेपर करा रही है सरकार, ठीक है। वो सारी सुरक्षाएं, नियम वगैरह जो भी होंगे वो अपना लागू करेंगे, बट आपको पेपर देने होंगे। तो 8 दिन आप इस भरोसे में रह के नहीं पढ़ेगा, पेपर नहीं होंगे, तो नुकसान किसका किया आपने? मेरा, अपना किया आपने भाई। तो अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं बिगड़े हैं, 2 दिन खबर को आए हुए हैं। आप लोग अपना नुकसान मत कीजिए, पढ़ाई को जारी रखिए। देखिए, थोड़ा सा मनोबल कम होता है, मेरा भी हुआ। एक दिन मैंने वीडियो नहीं दी आपको, क्यों नहीं दी? मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया यार, क्या हो रहा है ये सब, ठीक है। पहले 24 जो है अप्रैल से एग्जाम थे, फिर हटा के 8 मई किया गया, फिर 20 मई किया गया, अभी 20 मई के बाद पता नहीं, बट इसलिए मेरा भी दिमाग थोड़ा सा हो गया था, वीडियो आपको नहीं दी। लेकिन यार आप लोग देखो तैयारी कीजिए, क्योंकि 20 मई के बाद अगर पेपर हो गए ना तो भाई साहब जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना वो आपका हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। नुकसान जो हो रहा है ना वो आपका हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप लोग अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए, चाहे आगे कुछ भी हो, अपना कर्म निभाइए, फल ऊपर वाला आपको देगा ही देगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी के साथ अब हम आपका अनसॉल्ड पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, हमने अनसॉल्ड पेपर कहाँ तक करा दिया था। तो बच्चों, आपका जो अनसॉल्ड पेपर हो गया था, अनसॉल्ड पेपर सेट 4 में क्वेश्चन आपको हो गए थे 5 खंड हमने कंप्लीट करा दिया था। आज आपका 6वां खंड चलेगा बच्चों। और जो 6वें का सवाल है ना, ये बुक में भी है NCERT में, और मैंने भी पहले कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। और फिर से समझ लीजिए दोबारा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये चैप्टर नंबर 6 की सबसे लास्ट एक्सरसाइज का सवाल है और वहां से एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो आपको कुल मिला के ये आना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, ओके। चलिए तो सवाल को लेते हैं, पर पढ़ते हैं सवाल को। इसमें कहा है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, एक शंकु है उसके अंदर वक्रपृष्ठ, महत्तम वक्रपृष्ठ वाला एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। भाई ये कह रहे हैं कि एक शंकु है और उस शंकु के अंदर महत्तम यानी बड़े से बड़े वक्रपृष्ठ का एक बेलन है। तो आप ये प्रूफ करो कि उस बेलन की जो त्रिज्या है ना, उस शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। यानी जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या से जस्ट आधी होगी।
सपोज कि अगर बेलन की त्रिज्या 10 है तो शंकु की 5 होगी, ये प्रूफ करना, आधा प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा प्यारे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। एक शंकु है प्यारे, ये एक शंकु है, ठीक है, और इसके अंदर महत्तम वक्रपृष्ठ का एक बेलन है। तो इसके अंदर एक आप बेलन ड्रॉ कर लेते हैं। बेलन मान लीजिए बड़े से बड़ा बेलन इसके अंदर हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है भाई। ये बेलन है इसके अंदर, ये इसका महत्तम वक्रपृष्ठ है। क्या इससे बड़ा आप बेलन बना सकते हैं? आई थिंक नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा भी इसको बड़ा करेंगे तो देखिए यहाँ से कॉर्नर बाहर भाग जाएंगे, और कॉर्नर बाहर भाग गए तो इसका मतलब हो गया कि शंकु के अंदर नहीं माना जाएगा ना फिर ये। और क्वेश्चन में कहा शंकु के अंदर है, थोड़ा सा भी बड़ा करेंगे कोने बाहर भागेंगे शंकु से, तो वो शंकु के अंदर कहाँ रहेगा, फिर तो बाहर चला जाएगा ना। तो जो कहा है प्रश्न में वो बात गलत हो जाएगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम उल्टा चल जाएंगे। तो इसीलिए ये शंकु के अंदर एक महत्तम वक्रपृष्ठ का हमने एक बेलन मान लिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ कुछ चीजें और मानेंगे। यहाँ हम मानेंगे कि इस जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, इसको हम मान लेते हैं भाई आर, स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर मान लीजिए आप, स्मॉल आर मान लीजिए, सिर्फ आर, ठीक है। इस शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर इकाई है, और इस बेलन की त्रिज्या भी माननी पड़ेगी। इस बेलन की त्रिज्या आप मान लीजिए x है, यहां से लेके यहां तक होगी बेलन की त्रिज्या, तो इसे आप मान लीजिए x। कितनी मान ली आपने? x। इस बेलन की त्रिज्या x है और शंकु की त्रिज्या r है। और भैया इस शंकु की ऊंचाई को मान लेंगे हम h। शंकु की ऊंचाई क्या होगी? ये वाली, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल h, शंकु की ऊंचाई। अच्छा, बेलन की ऊंचाई क्या मानेंगे आप? बेलन की ऊंचाई यानी कि यहां से लेके यहां तक ये होगी। अच्छा देखिए, इसको बोल दो बेलन की ऊंचाई, या इसको बोल दो ये वाली जो है, बात तो एक ही है। ये भी तो बेलन की ऊंचाई ही होगी, क्यों भाई? इसको नाम दे दीजिए आप O, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए A, इसको आप नाम दे दीजिए B, ठीक है। उसके बाद आपको और किसी जरूरत पड़ेगी, इसको आप नाम दे दीजिए C, इसको आप नाम दे दीजिए D, और इसको आप नाम दे दीजिए E, क्योंकि इन सब की हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है भाई। चलिए तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर दीजिएगा प्यारे, है ना, थोड़ा सा गौर दीजिएगा। ये चीजें हमने जो मानी है ना, इनको हम लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सेट कौन सा भैया? सेट का 6वें का सवाल है, ये 6 का सवाल है। इसमें हमने जो माना है वो चीजें हम यहाँ लिखेंगे भी। देखिए यहाँ लिखेंगे माना आर त्रिज्या का एक शंकु है, शंकु है जिसकी त्रिज्या क्या है, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या है? ओ बी की लंबाई कितनी है? स्मॉल आर, ओ बी बराबर स्मॉल आर, ठीक है। और यहां लिखेंगे माना शंकु की ऊंचाई, माना शंकु की लंबवत ऊंचाई, ऊंचाई क्या मानी हमने? ओ ए, क्या है? h। ओ ए बोल दो, ओ ए कितनी है? h मात्रक, ठीक है। अब इसके अंदर फिर हमने लिखेंगे माना शंकु के अंदर महत्तम वक्रपृष्ठ का, महत्तम वक्रपृष्ठ का बेलन है, ठीक है। हमने क्या किया? इस शंकु के अंदर महत्तम वक्रपृष्ठ का एक बेलन मान लिया। अब क्या करेंगे? अब यहां लिखेंगे माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है भाई? तो बेलन की त्रिज्या है O से लेके C तक, OC, और इसको हमने माना है x मात्रक, OC बराबर x। और बेलन की ऊंचाई क्या है? OD बोल दो या CE बोल दो, क्योंकि OD और CE दोनों बराबर हैं, ठीक है। और माना बेलन की ऊंचाई, जिसे हम
OD या CE भी कह सकते हैं। कितनी मानी है हमने, इसको तो कुछ माना ही नहीं। चलो मान लो कैपिटल H मान लो, कैपिटल H, इसको कैपिटल H मान लेते हैं, या ये मान लो, ठीक है, बराबर कैपिटल H मात्रक। ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि इस जो बेलन की त्रिज्या है ना x, वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। सिद्ध क्या करना है, यहां लिख दीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी भैया, आधी होगी। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बेलन की त्रिज्या है वो क्या है x, और शंकु की जो त्रिज्या है वो है r। तो मतलब कि ये हमें प्रूफ करना है कि r बराबर x बराबर r/2, यानी जो बेलन की त्रिज्या है ना वो शंकु त्रिज्या के आधे के बराबर होगी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो हो जाएगा ना, शंकु की जो त्रिज्या है उसका आधा बराबर होगा बेलन की त्रिज्या के। या आप ये भी बोल सकते हैं, इससे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, r बराबर 2x, एक ही बात है। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो उसके लिए बच्चों एक कॉन्सेप्ट यहां पर हम यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा ट्राइंगल, और वहां ट्राइंगल में आपने बच्चों समरूपता को पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर हम समरूपता को कैसे करेंगे, समरूपता होता क्या है वो चीज देखिए समरूप आकृतियां होती कौन सी हैं, ऐसी आकृतियां जिनके आकार और आकृति यानी शेप एंड साइज दोनों ही सेम होते हैं, वो क्या कहती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जिनके आकार और आकृति मतलब आकार यानी शकल कह सकते हैं हम, शकल मतलब आकृति मतलब शकल, और आकार मतलब साइज। जैसे कहते हैं कि 2 बच्चे हैं, एक छोटा एक बड़ा है, दोनों की शकल सेम है, ठीक है, और अनुपात में भी वो सेम है, तो हम कह सकते हैं वो समरूप है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर हमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, समरूप ट्राइंगल हैं। ये कौन से, एक तो ट्राइंगल ये वाला आप देख रहे होंगे BCEB, देख पा रहे हैं आप ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और एक ये बड़ा बड़ा ट्राइंगल देखिए आप, कौन सा, BOAB। तो एक ये बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप हैं। तो यहां पर हम समरूप की कंडीशन लगाएंगे। तो 2 ट्राइंगल जब समरूप होते हैं ना, तो पहले ट्राइंगल का आधार बटे दूसरे ट्राइंगल का आधार, पहले ट्राइंगल की लंबवत ऊंचाई बटे दूसरे ट्राइंगल की लंबवत ऊंचाई, ये बराबर होते हैं। ऐसी मतलब तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां पर वही कंडीशन हम लगाएंगे। यहां पर लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है वैसे ही, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं यहाँ पे, समकोण त्रिभुज कौन से, BCE समरूप समकोण त्रिभुज कौन सा, BOA। ये 2 ट्रायंगल कैसे होंगे, समरूप होंगे। ये समरूप का निशान होता है। जब 2 ट्रायंगल समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रायंगल BCE व ट्रायंगल BOA में, इन 2 ट्रायंगलों में देखिए आप गौर से, अगर हम इस ट्रायंगल का आधार ले लें, ठीक है, इस ट्रायंगल का ले लें आधार, और बड़े बड़े ट्रायंगल का कौन सा होगा फिर आधार, BO, यानी छोटे ट्रायंगल का आधार BC और बड़े ट्रायंगल का आधार BO, बराबर होगा या नहीं होगा। ये छोटे ट्रायंगल का आधार BC और बड़े ट्रायंगल का आधार BO बराबर होगा छोटे ट्रायंगल की ऊंचाई CE और बड़े ट्रायंगल की ऊंचाई OA, CE प्लस OA के, होगा या नहीं होगा। भाई दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हैं, तो छोटे त्रिभुज का आधार बटे बड़े त्रिभुज का आधार, छोटे त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई बटे बड़े त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई बराबर होंगे। क्यों, समरूपता प्रमेय से।
प्रमेय से। ये क्या होती है? प्रमेय होती है, प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे BC की वैल्यू क्या है भाई, तो BC बोल दो या CB बोल दो, ये तो हमें पता नहीं है वैल्यू, तो BC की जगह तो अभी आप BC रहने दो। देखो BC को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए हम BC को लिख सकते हैं क्या बच्चों, ये मुझे BC चाहिए तो मैं BC कैसे लिखूंगा, अगर मैं पूरी BO में से अगर ये OC घटा दूंगा, पूरे BO में से, इसमें से ध्यान दीजिए, इसमें से अगर ये वाली लाइन काट दूं तो यही तो बचेगी, क्यों? फिर देखिए इस पूरी OB में से अगर मैं OC काट दूं, इतना काट दूं, यही तो बचेगा। तो बस इसको मैं लिख सकता हूं पूरा OB माइनस OC, BC को OB माइनस OC और बटे BO कितना है, BO की लंबाई तो पता है कितनी है, R, त्रिज्या है ना शंकु की, तो स्मॉल r बराबर CE कितना है, CE की लंबाई हमने मानी है कैपिटल H, और OA की लंबाई कितनी मानी है हमने, OA की लंबाई मानी है स्मॉल h। क्लियर भाई? ये जो BC था, ये जो BC लंबाई है, हमने क्या किया, पूरी BO में से इसको काट दिया तो यही तो बचा, यानी काट देने का मतलब घटा देना। तो पूरे OB में से अगर हम OC घटा देंगे तो BC बचेगा, तो BC की जगह हम OB माइनस OC ले सकते हैं, और नीचे OB की जगह त्रिज्या लगा दी, और CE की जगह कैपिटल H, और OA की जगह स्मॉल h। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, थोड़ा सा इनर सॉल्व कर लेते हैं। OB का मतलब क्या है, OB कितना है, OB है बच्चों स्मॉल r, तो OB की जगह लगा दो स्मॉल r, और माइनस OC कितना है, OC है x, तो x और बटे स्मॉल r बराबर कैपिटल H बटे स्मॉल h। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इस कैपिटल H का मान निकालो, इस H का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो यहाँ पर आ जाइए भाई। तो भाई r माइनस x तो है, और इस H का मल्टीप्लाई होगा, बाहर H आ जाएगा, और बटे में क्या चल रहा है, स्मॉल r, और बराबर में आ गई H। इसे डाल दो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आगे। अब हमसे एक बात कही थी, हमने बस क्या किया है, बस यहाँ से बस हमने इतना काम किया है कि इस छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज को समरूप करके इसका आधार छोटे वाले का, बड़े वाले का आधार, छोटे वाले की ऊंचाई, बड़े वाले की ऊंचाई, यहाँ से छोटे वाले ट्राइंगल की ऊंचाई निकाल ली हमने कैपिटल H। इतना काम करना है आपको। ठीक है, समरूपता प्रमेय लगा के आपको छोटे वाले ट्राइंगल की ऊंचाई निकाल लेनी है, समीकरण नंबर 1। अब हमसे ये कहा था कि ये जो हमें अंदर बेलन बनाया है, इसका वक्रपृष्ठ जो है वो महत्तम है। क्या है, महत्तम। तो बस तो यहां पर आप लिखिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है, महत्तम है, महत्तम है। तो भाई बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, हम मान लेते हैं S बराबर क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई r h, ये तो होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ होता 2 पाई, और r क्या है बेलन की, x, और इंटू h क्या है, कैपिटल H। ठीक है, बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r h, याद होगा। तो 2 पाई और r क्या है बेलन की, x मानी है, और h क्या मानी है, कैपिटल H। तो ये हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से आप हमने मान लेकर आता कैपिटल H का यहाँ लगा दो, तो S बराबर 2 पाई x, और x की वैल्यू है h r माइनस x अपॉन r। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो S बराबर 2 पाई, और यहाँ पे इंटू में h है, और इस r को ले लो नीचे, इंटू इस x का अंदर गुणा करो भाई, x का r में करेंगे rx, और x का अंदर x में करेंगे x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई s की वैल्यू। अब आपको यहाँ पर स्टेप यूज करनी है, एक बार अवकलन, फिर 2 बार अवकलन, फिर rx के मान के लिए dy ओवर dx बराबर 0, उच्चतम निम्नतम वाली शर्त याद आ गई। तो यहाँ पर आप इसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो s का होगा ds ओवर dx बराबर 2 पाई h अपॉन r, तो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, x का क्या हो गया 1, और माइनस x स्क्वायर का क्या हो गया 2x। ठीक है, अब पुनः अवकलन करिए इसका, पुनः अवकलन, तो d2s ओवर dx2 बराबर 2 पाई h अपॉन r,
यहाँ पे r का करेंगे, r तो कांस्टेंट है 0 और -2 और x का क्या हो गया 1। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से d2s ओवर dx2 की वैल्यू क्या आएगी, d2s ओवर dx2 की वैल्यू आएगी तो 2 पाई एच अपॉन आर तो कांस्टेंट है, 2 पाई एच अपॉन आर तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, माइनस का 2 बचा तो माइनस का 2 -2 इसमें गुणा करेंगे तो भाई ये आएगा तुम्हारा d2s ओवर dx2 बराबर -2 का +2 में करेंगे तो -4 पाई एच अपॉन आर। ये आ गया d2s ओवर dx2। अब देखिए यहाँ पे अगर r की वैल्यू लगा के आप निकालेंगे भी ना तो क्या आएगा, r उस x की वैल्यू निकाल के निकालोगे यहाँ पे तो x तो है ही नहीं, नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आता तो क्या होता है, तो d2s ओवर dx2 नेगेटिव आ रहा है तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। और हमसे सवाल में भी यही कहा था आयतन उच्चिष्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वो आयतन नहीं वक्र पृष्ठ उच्चिष्ट होगा। ठीक है, अब हमसे एक चीज प्रूफ कराई थी भाई, ये वाली चीज, ये कैसे प्रूफ करेंगे, अब हम यहाँ से निकालेंगे x का मान और x के मान के लिए हम क्या करते हैं, ds ओवर dx बराबर 0 लेते हैं। x के मान के लिए dy ओवर dx बराबर 0 रख देते हैं भाई उच्चिष्ट निम्निष्ट में। ऐसे यहाँ पर ds ओवर dx है तो इसे 0 रखेंगे, क्या लिखेंगे, x के मान के लिए ds ओवर dx बराबर 0। तो भाई इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो ये है, इसको 0 के बराबर ले लो तो 2 पाई h अपॉन आर और ब्रैकेट में r माइनस 2x बराबर 0। तो ये पूरा पार्ट तो गुणा में है, 0 में चला गया तो क्या बचा, r माइनस 2x बराबर 0, 2x को उधर ले जाओ तो r बराबर 2x। और यही प्रूफ करना था, देखो r बराबर 2x या 2 को डिवाइड में भेज दो तो r अपॉन 2 बराबर x। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी के बराबर होगी, तो हो गया हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, समरूपता थ्योरम लगानी है। हो सकता है आपको ये नीचे ना दिख रहा हो तो मैं ये लाइन ऊपर लिख दूं यहाँ के बाद। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, देखिए ये पार्ट तो पूरा 0 में चला गया तो बचा क्या, r माइनस 2x बराबर 0, r माइनस 2x बराबर 0 तो r बराबर 2x। तो एक तो ये प्रूफ कराया था, या तो ये प्रूफ कर दो, ठीक है, या 2 को डिवाइड में भेज दो तो r/2 बराबर x। और यही प्रूफ हमें करना था। ठीक है, x बराबर r/2, तो x बराबर r/2 आ तो गया। तो बस ध्यान कुछ नहीं रखना, ये आपको ट्रायंगल समरूप कंडीशन लगानी है, समरूप कंडीशन लगा के इसकी जो ऊंचाई है बेलन की वो निकाल लीजिए और वक्र पृष्ठ लगा दीजिए, इसका महत्तम सॉल्यूशन करके जो है, जो भी इस बेलन की जो वो है त्रिज्या उसके हिसाब से अवकलन कर दो, ds ओवर dx 0 लगा दो, वहां से अपना वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आपको इस सवाल करना था। लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बट बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगले को उठा लेते हैं बच्चों। वीडियो क्या शेयर किया करो, लाइक किया करो, देखिए व्यूज बहुत कम आते हैं। अनसॉल्व्ड जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, एग्जाम सर पर हैं और आप लोग उसको यार देखते नहीं है, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, जितने लोग देख लो तो अच्छा है यार, सबका भला हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ पिछले सेट्स में, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी मैंने आपको कराया होगा। कम आया है लेकिन आता, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो आता है, ठीक है, लेकिन कम सेटों में मिला है, लेकिन मैं इसको करा देता हूँ। ठीक है, खा खरगोश 6 का खा सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया है हमें, एक वक्र दे रखा है y बराबर cos x प्लस वाई की स्पर्श रेखाओं से समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने के समांतर है। यानी एक वक्र हमें दे रखा है y बराबर cos x प्लस वाई, इसे 1 डाल दो, और ये जो वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा इतने के समांतर है। और रेखा के ये वक्र जो है ना, ये वक्र एक रेखा के समांतर है, x प्लस 2y बराबर 0, ये डाल दो समीकरण नंबर 2। तो ये करें वक्र y बराबर cos x प्लस वाई की स्पर्श रेखा से समीकरण ज्ञात कीजिए जो x प्लस 2y के समांतर है। तो जब कोई वक्र किसी स्पर्श रेखा के समांतर होता है,
वक्र किसी रेखा के समांतर होता है तो क्या होता है, उस वक्र की प्रवणता और उस रेखा की प्रवणता दोनों ही आपस में कैसी होती हैं, उनकी जो प्रवणता है वो बराबर होती है बच्चों। ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका अवकलन करके इसकी प्रवणता निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, तो y का करेंगे भाई dy/dx। ये cos, इसको मान लो अपने मन में x, तो cos x का अवकलन माइनस के sin x और x की जगह x प्लस वाई। फिर इसका दोबारा करेंगे जो कि माना है, तो x का 1 और y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है। तो फाइनली dy/dx बराबर माइनस के sin x प्लस वाई का अंदर गुणा कर दो भाई, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई का 1 में करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और फिर माइनस साइन एक्स प्लस वाई का dy/dx में करेंगे तो माइनस के साइन एक्स प्लस वाई dy/dx। ये पोर्शन को इधर बुला लो क्योंकि dy/dx का मान चाहिए, तो dy/dx इधर आके प्लस का हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई एंड dy/dx बराबर में क्या बचा, माइनस के साइन एक्स प्लस वाई। ओके, अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, व्हाट, dy/dx, तो ले लीजिए dy/dx। तो बचा क्या, यहाँ तो 1 बचा और यहाँ प्लस के साइन x प्लस वाई, ठीक है, बराबर माइनस के साइन x प्लस वाई। अब इसको डिवाइड में भेज दीजिए यहाँ से आप, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी dy/dx की, वो आ जाएगी माइनस के साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई। ये क्या है बच्चों, ये प्रवणता आ गई किसकी, इस वक्र की। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं x, y बिंदु पर ये प्रवणता आ गई, यानी m1 इसे हम कह सकते हैं। ऐसे ही आप इसका भी अवकलन कीजिए, ठीक है, और यहाँ से एक m निकालो। तो देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप इसका अवकलन करके भी निकाल सकते हैं या y बराबर mx प्लस c से तुलना करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कीजिए, समीकरण 2 से क्या करिए आप, यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 0 है, x को उधर भेज दो, तो 2y बराबर माइनस एक्स, अब 2 को डिवाइड में भेज दो, तो y बराबर माइनस के x अपॉन 2, और यहाँ प्लस 0 लगा सकता हूँ अपनी मर्जी से, क्यों, क्योंकि अब मैं इसकी तुलना करूँगा कि तुलना y बराबर mx प्लस c से। ढाल अंतर खंड रूप रेखा का समीकरण आपने पढ़ा होगा 10th में 11th में, इससे करेंगे। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है m, और यहाँ पे क्या x का गुणांक माइनस के 1/2, तो m की वैल्यू, या हम ये कह सकते हैं कि m2 है, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2। तो यानी कि इसकी प्रवणता आ गई माइनस 1/2 और इसकी प्रवणता आ गई ये, दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं। सवाल में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ठीक है, समांतर है तो क्या होगा, दोनों की प्रवणता क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो रख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समीकरण 1 समांतर है समीकरण 2 के, तो m1 बराबर m2, तो लगाइए भाई m1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई बराबर m2 की वैल्यू माइनस 1/2। इससे ये कट गया नहीं कट गया। अब देखिए यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका करिए इधर, तो साइन x प्लस वाई बराबर 1 का इसमें करेंगे तो 2 का तो होगा इधर, 2 का इधर कर दो तो 2 साइन x प्लस वाई, और इसका 1 में करेंगे तो 1 साइन x प्लस वाई। तो इसे 1 साइन x प्लस वाई को लेफ्ट में ले आओ और 2 साइन x प्लस वाई से घटा दो, तो कितना बचेगा भाई, देखो ये 1 साइन x प्लस वाई है और ये 2 साइन x प्लस वाई है, इधर आके घट जाएगा तो 1 साइन x प्लस वाई ही तो बचेगा, और बराबर में क्या हो गया 1, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लें, इस साइन को भेज दो राइट में, तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया भाई, इस साइन को हमने उधर भेज दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहाँ से हमने पहले इसका अवकलन किया था, अवकलन करके ये क्या निकाल लिया था, यहाँ से इसकी m1 निकाल ली थी। फिर हमें दूसरी रेखा दे रखी थी इस किताब में, किधर गई, x प्लस 2y बराबर 0, तो x प्लस 2y बराबर 0 इसके समांतर था, तो इसकी मैंने क्या किया, यहाँ से y बराबर ms प्लस c फॉर्म लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से इसकी प्रवणता निकाल ली माइनस 1/2, दोनों ही समांतर है, दोनों बराबर रख दी। यहाँ का क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला,
2 का साइन एक्स प्लस वाई में करेंगे 2 साइन एक्स प्लस वाई, इसका 1 में होगा तो 1 का 1 में करेंगे 1, इसका साइन एक्स प्लस वाई में करेंगे साइन एक्स प्लस वाई हो गया। इसको चला के घटा दिया तो क्या बचा आपका माइनस से तो माइनस कट ही गया था ना ये, क्योंकि ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था, ठीक है, इस वजह से आपका ये कट गया था। अब हमने क्या किया 2 को डिवाइड में भेज दिया, सॉरी 2 को डिवाइड में भेजा, इसको इधर बुला के घटा दिया तो 2 साइन एक्स प्लस वाई में से 1 साइन एक्स प्लस वाई घटा दिया तो 1 बचा, बराबर में क्या बचा 1। अब साइन को उधर भेज दो, साइन इनवर्स 1 हो गया। अब ये साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर आप आ जाइए, x प्लस वाई बराबर साइन इनवर्स, साइन में 1 होती है साइन 90 की, यानी पाई बाई 2 हम इसको कह सकते हैं। साइन से साइन इनवर्स कट गया तो x प्लस वाई आ गया पाई बाई 2। ये देखिए समीकरण नंबर 49 से 2, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाई 2 आ रही है, तो हम इस x प्लस वाई की वैल्यू को हम कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दो। अब पुटिन कहाँ, अच्छा ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हमें इसको क्या बनाना चाहिए, इसको हमें थर्ड बनाना चाहिए भाई, थर्ड। हमें लिखेंगे पुट इन कहाँ पे, फर्स्ट, तो यहाँ पे लगाओ y बराबर कॉस और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, इसे उठा के लगा दो यहाँ पे पुट इन थर्ड, तो यहाँ लगाएंगे तो x प्लस वाई की जगह 0 बराबर पाई बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिल गए, बिंदु मिल गए x, y, तो x की वैल्यू आ रही है पाई बाई 2 और y की वैल्यू आ रही है 0, तो बिंदु आ गए, प्रवणता आ गई। क्या हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है भाई, y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जो बिंदु है ये x1 और y1 का काम करेंगे। और प्रवणता कौन सी है, प्रवणता कोई ले लो, यहाँ से निकालिए, ऐसे ले लो या उससे ले लो, एक ही बात है। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 0, m की वैल्यू इसे m2 बोल दो क्योंकि m2 की वैल्यू -1/2 और x माइनस x1 की वैल्यू पाई बाई 2। सॉल्व करेंगे भाई तो ये 0 हो गया, 2 का तरह गुणा कर दो, तो यहाँ देख लो इसका गुणा इधर करेंगे तो 2y बराबर -1 का x में करेंगे -x प्लस पाई बाई 2, इसको इधर ले आओ तो x प्लस 2y बराबर पाई बाई 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। तो चीज़ें इसमें क्या है ना, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देखिए फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन को क्लियर करा देते हैं, चलो। सबसे पहले वक्र की प्रवणता निकालो, फिर रेखा की प्रवणता निकालो, दोनों को बराबर रखो, वहां से एक्स वाई के मान निकाल लो सॉल्व करके। बिंदु आ गए, एम तुम्हारे पास है, स्पर्श रेखा का समीकरण आप जानते हैं, लगा दीजिए, जो भी आए वही आपका आंसर है। अगला सवाल क्या है प्यारे, देखिए ये सवाल मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, ये भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मैंने कराया है। भाई क्वेश्चन यही आते हैं यार हर बार, आप बस प्रैक्टिस तो करो यार अच्छे से, पेपर बहुत बेहतरीन होगा। 6 का गा प्रश्न है। देखिए इसमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन डी थीटा बटे बी कॉस थीटा प्लस सी साइन थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन डी थीटा तो है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, हर में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा भाग करने पर, ये काम करिए आप, हर में सिर्फ हर कहाँ है हमारा, ये रहा, तो बी कॉस थीटा प्लस सी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे बी आ रहा है और सी आ रहा है, तो फिर आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से करो भैया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। अगर यहाँ ए और बी आता तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से करते, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार सवाल में देख लेते हैं, यस बी और सी है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप गुणा कीजिए, तो गुणा करना है आपको अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, और भाग भी करना है आपको अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, या इनटू में तो 1 होगा, तो इस 1/बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बाहर ले लो, 1/अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ले लो आप बाहर, ठीक है।
अब आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ क्या बचा, डी थीटा बटे इस यहाँ पे ये 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, इसका अंदर गुणा करो तो बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसका हमने इसमें अंदर गुणा कर दिया और ये हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, ये मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कोई कोण है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप गौर दें, यहाँ पर आप ले लीजिए सी है और ये मान लीजिए बी है, तो ये कितना निकल के आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। भाई यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हमने ये मान लिया है सी है और ये मान लिया हमने बी है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी ये निकल के आएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की, ये थीटा कोण है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है सी। ठीक है, लंब क्या है सी और कर्ण क्या है अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है बी और कर्ण कितना है, कर्ण है भैया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू आप यहाँ लगाइए, ये क्लियर ना। हमने एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें ये लंब इसका बी लिया, आधार लंब सी लिया, आधार बी लिया, कर्ण बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा रूट में, जहाँ से साइन कॉस की वैल्यू निकाल लिया हमने। अब आप यहाँ पे लगाइए इन वैल्यूओं को। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आपका चल ही रहा है, अंडर रूट में 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आपका चल ही रहा है। अब आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन डी थीटा बटे ये किसकी वैल्यू है भाई, ये कॉस थीटा की वैल्यू है, तो इसकी जगह मैं कॉस थीटा लगा सकता हूँ। मतलब ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है। तो यार यहाँ पे एक काम कर लो बस आप थोड़ा सा, क्या, क्योंकि ये भी थीटा है, यहाँ थीटा मान लो, कुछ और ले लो, यहाँ पे आप ले लो एक्स, एक्स ले लिया हमने, क्या ले लिया एक्स। अब देखिए तो फिर यहाँ पे आप एक्स करिए, क्योंकि थीटा सवाल में आ रहा है ना, इसीलिए हमने चेंज कर लिया है, थोड़ा अलग लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, बस जो सवाल में थीटा आ रहा है तो आप थीटा नहीं लेंगे, बाकी कुछ और ले लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे। अब देखिए तो ये किसकी वैल्यू है भाई, कॉस एक्स की, तो यहाँ लगाएंगे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स और इंटू कॉस थीटा प्लस के ये किसकी वैल्यू है, देखो साइन एक्स की, तो साइन एक्स इंटू साइन थीटा, ये कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन, ये फॉर्मूला बनना है, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए और ए की जगह क्या है थीटा और माइनस बी की जगह क्या है एक्स। ठीक है, और 1 अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा और डी थीटा, अब थीटा के सापेक्ष का कर दो अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि सेक थीटा का क्या होता है लॉग सेक प्लस टेन एक्स। 1 अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा लॉग मॉड सेक एक्स, एक्स ये क्या है थीटा माइनस एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स ये क्या है थीटा माइनस एक्स एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे आपको करना था, तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है, अनुरूट बी और सी आ रहा है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर से भाग दे दो। ठीक है, गुणा भाग कर दो हर में, तो जो गुणा किया उसे बाहर ले लो, भाग वाले का अंदर गुणा कर दो। फिर हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज मान लिया जिसमें ये सी और ए बी, तो कोण आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हमने कोई कोण एक्स ले लिया, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये यहाँ पे लगा दी, देखा फॉर्मूला बना 1 अपॉन कॉस सेक, सेक का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बाकी सवाल अब अगली वीडियो में।